नमस्कार हमारे सभी प्यारे साथियों, हमारे इस YouTube चैनल गेट गाइडेंस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम इस समय AKTU के एक सब्जेक्ट सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट मटेरियल टेस्टिंग एंड कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस के यूनिट 1 की स्टडी कर रहे थे, जिसमें हमने पार्ट 3 तक कंप्लीट कर लिया था, जो कि सीमेंट था। अब हम लोग आज के इस वीडियो में पार्ट 4 यानी टिम्बर को कवर करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारी इस वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहले जो हमारा टिम्बर है, टिम्बर हम पहले देखते हैं कहते क्या हैं। जो हमारा लकड़ी होता है, सॉरी पेड़ होता है, जो वो स्टैंडिंग टिम्बर एक तरह से होता है। इसमें 20 से 30% ब्रांचेस होती है यानी शाखाएं होती हैं, और 70 से 80% स्टीम होता है, तना होता है। और जब इस पेड़ को हम लोग काटते हैं तो यह बनता है रफ टिम्बर। और रफ टिम्बर को जब हम लोग एक प्रॉपर गिविंग शेप दे देते हैं तो उसे कन्वर्टेड टिम्बर कहते हैं। टिम्बर वर्ड्स कम फ्रॉम अ इंग्लिश वर्ड टिम्ब्रेन। जो हमारा टिम्बर वर्ड है वो एक इंग्लिश के वर्ड टिम्ब्रेन से आया है, जिसका मतलब होता है बिल्ड यानी कि बनाना। टिम्बर ऑलवेज रिप्रेजेंट द यूज इन बिल्डिंग और कारपेंट्री एंड इंजीनियरिंग वर्क्स। टिम्बर को हम लोग बिल्डिंग्स में भी यूज करते हैं, अपने कारपेंट्री वर्क्स में भी यूज करते हैं, और इसके अलावा इंजीनियरिंग वर्क्स जैसे कि फर्माबंदी यानी कि इसे फॉर्म वर्क कहते हैं, वहाँ भी, और इसके अलावा कई जगहों पे इसका वर्क किया जाता है, इसका यूज किया जाता है। जनरली टिम्बर हम उन पेड़ों को जनरली हम टिम्बर उन पेड़ों से प्राप्त करते हैं जिनका डायमीटर 600 mm से अधिक होता है। जो स्टैंडिंग टिम्बर होता है उसे किसे कहते हैं? बिफोर कटिंग द ट्री टिम्बर इज कॉल्ड स्टैंडिंग टिम्बर, यानी कि पेड़ को काटने से पहले जो टिम्बर होता है उसे स्टैंडिंग टिम्बर कहते हैं। आफ्टर कटिंग द ट्री ऑब्टेन पार्ट इज रफ टिम्बर, यानी पेड़ के काटने के बाद जो टिम्बर प्राप्त होता है उसे रफ टिम्बर कहते हैं। और अगर उस रफ टिम्बर को अगर प्रॉपर शेप दे दे, डिजायरेबल शेप दे दे, तो उसे हम कन्वर्टेड टिम्बर कहते हैं। टिम्बर कैन बी कॉल्ड एज नेचुरल पॉलीमर मटेरियल हैविंग द केमिकल कंपोजिशन। कौन कौन से टिम्बर को एक नेचुरल पॉलीमर मटेरियल भी कहा जा सकता है, जिसमें कौन कौन से कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन होते हैं? कार्बन 49% होता है, ऑक्सीजन 44% होता है, हाइड्रोजन 6% होता है, और एच 1% होता है। ये किसके लिए है? ड्राई वुड के लिए। अब आइए देखते हैं कि पेड़ों का एटमॉस्फेयर में कंट्रीब्यूशन किस प्रकार का होता है। इससे तो आप लोग अच्छी तरह से वाकिफ हैं, लेकिन फिर भी एक नज़र में हम इसे देख लेते हैं। जैसे मेंटेन द मॉइस्चर कंटेंट इन सॉयल। सॉयल में मॉइस्चर कंटेंट को मेंटेन करने का काम ट्री करता है। कंट्रीब्यूट इन रेनिंग एंड डिक्रीज द टेम्परेचर। अगर पेड़ होंगे, जहाँ पर भी पेड़ होते हैं वहाँ पर बारिश होती है। आप जैसे देखते होंगे राजस्थान में उतने पेड़ नहीं हैं, इसलिए वहाँ पर बारिश बहुत कम होती है। और यह टेम्परेचर को भी डिक्रीज करता है, हम लोग को, इंसानों को रहने लायक सूटेबल बनाता है। प्रिवेंट द कटिंग ऑफ सॉयल इरोजन, यानी कि अगर जहाँ पर पेड़ रहेंगे तो वहाँ पर सॉयल का इरोजन नहीं होगा। बाई प्योरिटी द एयर जनरेट ऑक्सीजन, यह एयर को प्योरीफाई करता है और ऑक्सीजन को जनरेट करता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अकॉर्डिंग टू द सर्वे 1 हेक्टेयर ट्री जनरेट 10 टन ऑक्सीजन इन अ डे, विच इज सफिशियंट फॉर 45 पीपुल टू बर्फ टिल 1 ईयर। यानी कि 1 हेक्टेयर में जितने भी ट्री होते हैं वो एक दिन में लगभग 10 टन ऑक्सीजन को जनरेट करते हैं, जो कि 45 दिन तक लोगों को सांस लेने के लिए सफिशियंट है, पूरे 1 साल तक। इन अ डे one tree can cut down the in one day one tree can cool down the atmosphere, which is equal to power generation for 20 AC for 20 hours। यानी कि एक पेड़ एक दिन में इतनी ठंडक पैदा करता है, इतना टेम्परेचर कम करता है कि जितनी की 20 AC 20 घंटे चलाने पर टेम्परेचर जितना ठंडा रहेगा, उतना ही एक पेड़ एक दिन में कर देता है टेम्परेचर को कूल। अब बात करते हैं टिम्बर के क्लासिफिकेशन की। तो जनरली ट्री आर क्लासिफाइड एज 2 टाइप्स। 2 तरह के जनरली ट्री होते हैं, एक एक्सोजीनियस ट्री और दूसरा एंडोजीनियस ट्री। यह एक्सोजीनियस ट्री आउटसाइड, घर के आउटसाइड उगाया जाता है, और एंडोजीनियस ट्री इंटरनल पार्ट्स में अंदर उगाया जाता है। इसका मीन बात करें अगर क्लासिफिकेशन ऑफ टिम्बर की,
तो जनरली ट्री दो तरह से क्लासिफाई किए जाते हैं, एक्सोजीनियस ट्री और एंडोजीनियस ट्री। एक्सोजीनियस ट्री वे होते हैं जो आउटसाइड ग्रो होते हैं, जबकि एंडोजीनियस ट्री वे होते हैं जो इनसाइड ग्रो होते हैं। अब एक्सोजीनियस ट्री दो तरह के होते हैं, पहला कोनिफर्स और दूसरा डिसीडियस। कोनिफर्स को हम लोग सदाबहार कहते हैं और डिसीडियस को पतझड़ी। और जो कोनिफर्स होते हैं वो सॉफ्ट वुड होते हैं, और जबकि डिसीडियस जो होते हैं वो हार्ड वुड होते हैं। अब इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। एक्सोजीनियस ट्री, द ट्री विच ग्रोज आउटसाइड आर कॉल्ड एक्सोजीनियस ट्री, यानी कि ऐसे पेड़ जो कि आउटसाइड उगते हैं उन्हें एक्सोजीनियस ट्री कहा जाता है। These types of tree are generally used in engineering activities. ये जो भी ट्री होते हैं वो जनरली इंजीनियरिंग एक्टिविटीज में यूज किए जाते हैं। In these types of tree, circular ring is horizontal direction add up each year, which is called annular ring or annual ring. यानी कि इस तरह के पेड़ों में जो सर्कुलर रिंग होते हैं वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हर ईयर एडअप होते जाते हैं, जिसे हम लोग एनुलर रिंग या फिर एनुअल रिंग कहते हैं। अब इसके जो दो टाइप्स थे, कोनिफर्स और डिसीडियस, उनके बारे में देख लेते हैं। कोनिफर्स ट्री यानी सॉफ्टवुड सदाबहार पेड़। दीज टाइप्स ऑफ ट्री नेवर शेड देयर लीव्स अंटिल न्यू और ग्रोन अप, यानी कि इस तरह के ट्री अपनी नई पत्ती आने, जब तक नई पत्तियां नहीं आ जाती तब तक अपनी पुरानी पत्तियां नहीं गिराते हैं। दिस ट्री हैविंग डिस्टिंक्ट एलुअर रिंग्स एंड इनडिस्टिंक्ट मेडुलरी रिंग्स, यानी कि इस तरह के ट्री में डिस्टिंक्ट एनुलर रिंग होती हैं और इनडिस्टिंक्ट मेडुलरी रिंग होती हैं। और इनके एग्जाम्पल जो हैं इस तरह के ट्री के वो हैं चीड़, देवदार, स्पर्स, यूकेलिप्टस etc। अब बात करें दूसरे टाइप्स की, डिसीडियस ट्री, यानी ये हार्डवुड होता है, इसे पतझड़ी पेड़ भी कहते हैं। दीज ट्री सेट देयर लीव्स इन अ सीजन, यानी कि ये पत्ते एक मौसम, ये पेड़ जो है अपने पत्ते एक मौसम में इनके झड़ जाते हैं। दीज ट्री हैव इनडिस्टिंक्ट एनुलर रिंग एंड डिस्टिंक्ट मेडुलरी रिंग, इन पेड़ों के एनुलर रिंग इनडिस्टिंक्ट होते हैं और मेडुलरी रिंग डिस्टिंक्ट होते हैं, जबकि उस वाले में क्या था, उसमें एनुलर रिंग डिस्टिंक्ट है और मेडुलरी रिंग इनडिस्टिंक्ट। टिम्बर ऑब्टेन्ड आर हार्ड, हैवी एंड स्ट्रॉन्ग, इसमें जो भी टिम्बर ऑब्टेन्ड होते हैं वो हार्ड होते हैं, हैवी होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो वो है साल, ओक, बबूल, शीशम, टीक, मैंगो etc। बात करें अगर सेकेंड टाइप्स की तो वो है एंडोजीनियस ट्री। दिस ट्री ग्रोस इनसाइड इटसेल्फ कॉल्ड एंडोजीनियस ट्री, यानी कि वे पेड़ जो अंदर की ओर खुद से जम जाते हैं उन्हें एंडोजीनियस ट्री कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं बैम्बू, केन, पाम, डेट, कोकोनट, बनाना etc। इनमें से केवल बैम्बू ही यानी कि बांस वो कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए यूज होता है इसके फोल्डिंग में। बात करें कि अगर कौन कौन से कोनिफर्स और डिसीडियस ट्री को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, कौन कौन से पैरामीटर्स, तो बात करें अगर वुड की तो कोनिफर्स के वुड सॉफ्ट होते हैं, जबकि डिसीडियस ट्री के वुड हार्ड होते हैं। इनकी एनुलर रिंग डिस्टिंक्ट होती है और इनकी इनडिस्टिंक्ट। मेडुलरी रिंग इनकी इनडिस्टिंक्ट होती है और जबकि डिसीडियस की डिस्टिंक्ट होती है। बात करें अगर कलर की तो कोनिफर्स लाइट कलर के होते हैं, जबकि डिसीडियस डार्क कलर के होते हैं। कोनिफर्स ट्री की डेंसिटी लो होती है और डिसीडियस ट्री की डेंसिटी हाई होती है। बात करें अगर फायर रेजिस्टेंस की तो कोनिफर ट्री फायर रेजिस्टेंस में काफ़ी पुअर होता है, इनमें जल्दी से आग लग जाती है, जबकि डिसीडियस ट्री में काफ़ी हाई ये फायर रेजिस्टेंस होते हैं। वेट की बात करें तो कोनिफर्स ट्री हल्के होते हैं, जबकि डिसीडियस ट्री भारी होते हैं। अब बात करें अगर इन ट्री के क्लासिफिकेशन की इलास्टिसिटी ऑफ मॉडुलस के आधार पर और ड्यूरेबिलिटी के आधार पर, तो इलास्टिसिटी ऑफ मॉडुलस के आधार पर ये ट्री जो है तीन तरह के होते हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अगर 12.5 किलोन्यूटन पर mm² से अधिक है तो वो टिम्बर ग्रुप ए टिम्बर कहलाएंगे। अगर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी
9.8 किलो न्यूटन पर एम एम स्क्वायर से 12.5 किलो न्यूटन पर एम एम स्क्वायर है, तो वे ट्री ग्रुप बी ट्री के अंदर आएंगे। जबकि ग्रुप सी के अंदर वे ट्री आते हैं जिनकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 5.6 किलो न्यूटन एम एम स्क्वायर से एबव और 9.8 किलो न्यूटन पर एम एम स्क्वायर से बिलो होती हैं। बात करें अगर ड्यूरेबिलिटी के आधार पर क्लासिफिकेशन की, तो ऐसे ट्री जिनका एवरेज लाइफ 10 ईयर से अधिक होता है वे हाईली ड्यूरेबल ट्री के टिम्बर के अंतर्गत आते हैं। जिन टिम्बर्स की एवरेज लाइफ 10 ईयर्स से कम लेकिन 5 ईयर से अधिक होती है तो वे मॉडरेट ड्यूरेबल कहलाते हैं टिम्बर। जबकि जिन टिम्बर्स की एवरेज लाइफ 5 ईयर से भी कम होती है वे लो ड्यूरेबल टिम्बर कहलाते हैं। अब बात करें अगर टिम्बर के क्रॉस सेक्शन की, तो वो कुछ इस प्रकार से आपको टिम्बर का क्रॉस सेक्शन देखने को मिलता है, जिसमें सबसे सेंटर पे पिथ या फिर मेडुला होता है। ये सबसे डार्केस्ट पार्ट होता है। इसके बाद जो पार्ट आता है उसे हर्टवुड कहते हैं। हर्टवुड के बाद आता है सैपवुड। सैपवुड के बाद आता है कैडमियम लेयर। कैडमियम लेयर के बाद आता है इनर बार्क और इनर बार्क के बाद आता है आउटर बार्क। ये होता है टिम्बर का क्रॉस सेक्शन। और इसमें जो इस तरह से आपको देखने को मिल रही हैं ये रेड, इसे कहते हैं मेडुलरी रे। अगर इनकी याद करने की अगर शॉर्ट ट्रिक है जाननी हो तो वो है पीएच स्केल, यानी पिथ, हर्टवुड, सैपवुड, कैडमियम लेयर, इनर बार्क, आउटर बार्क और एनुअल रिंग। सबसे पहले बात करेंगे पिथ यानी मेडुला की, तो इनर मोस्ट सेंटर पार्ट मेड ऑफ सेल्यूलोज, यानी कि पिथ वो पार्ट होता है टिम्बर का जो कि सबसे इनर पार्ट में होता है, सबसे सेंटर पार्ट में होता है और यह सेल्यूलोज का बना होता है। ये टिम्बर का सबसे डार्केस्ट पार्ट होता है। डज नॉट टेक एनी पार्ट इन ग्रोथ ऑफ ट्री, यानी कि जो टिम्बर का पिथ होता है वो टिम्बर के ग्रोथ में कोई भी पार्ट नहीं लेता है। एट इनिशियल स्टेज सैप इज एर्कुलेटेड बाई पिथ और मेडुला। द शेप एंड साइज ऑफ पिथ इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्री। जो पिथ के शेप और साइज होता है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्री के लिए अलग अलग होता है। सेकेंड बात करें अगर हर्टवुड की, तो एनुलर रिंग सराउंडिंग द पिथ इज कॉल्ड हर्टवुड, यानी कि ये जो भी एनुलर रिंग होती हैं इसके किसके पिथ के सराउंडिंग, ये जो यहाँ पर आप सेंटर में देख रहे हैं ये होती हैं एनुलर रिंग और इनको काटती हुई जो जा रही हैं वो है मेडुलरी रिंग। तो सेंटर यानी पिथ के आसपास जो भी मेडुलर रिंग का जो पार्ट होता है उसे हर्टवुड कहते हैं। वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि एनुलर रिंग सराउंडिंग द पिथ इज कॉल्ड हर्टवुड। इट आल्सो डज नॉट टेक एनी पार्ट इन ग्रोथ ऑफ ट्री बट इट इम्पार्ट्स स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी, यानी कि हर्टवुड भी टिम्बर के ग्रोथ में कोई भी पार्ट नहीं लेता है, लेकिन इसके हर्टवुड के कारण टिम्बर में स्ट्रेंथ और रिजिडिटी आती है। अकॉर्डिंग टू इंजीनियरिंग पर्पस दिस इज मोस्ट यूजफुल फॉर कंस्ट्रक्शन, यानी कि इंजीनियरिंग पर्पस के लिए हर्टवुड कंस्ट्रक्शन के लिए सबसे बेस्ट होता है, मतलब काफ़ी यूजफुल होता है, मोस्ट यूजफुल। थर्ड होता है सैपवुड। द लेयर बिटवीन हर्टवुड एंड कैडमियम लेयर इज कॉल्ड सैपवुड। यहाँ पर आपकी हर्टवुड है, ये है आपकी कैडमियम लेयर, इनके बीच वाला जो पार्ट है वो है सैपवुड। द लेयर बिटवीन हर्टवुड एंड कैडमियम लेयर इज कॉल्ड सैपवुड। अब सैप क्या होता है? इट इज द थिक लिक्विड विच इज स्टोर्ड इन द ट्री इन द फॉर्म ऑफ वुड, यानी कि एक ऐसा थिक लिक्विड होता है ये जो कि टिम्बर में फूड के फॉर्म में स्टोर हो जाता था। अब ये जो सैपवुड है इट टेक एक्टिव पार्ट इन ग्रोथ ऑफ ट्री। सैपवुड टिम्बर ट्री के ग्रोथ में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। कलर इज कंपैरेटिवली लाइटर देन पिथ एंड हर्टवुड, और सैपवुड का जो कलर होता है वो
पिथ और हार्डवुड के मुकाबले लाइटर होता है, हल्का होता है। स्ट्रेंथ की बात करें तो इसकी स्ट्रेंथ हार्डवुड से कम होती है। और सैपवुड इज आल्सो नेम एज एल्ब्यूरनम, एल्ब्यूरनम, सैपवुड को एल्ब्यूरनम भी कहते हैं। बात करें अगर कैडमियम लेयर की, तो इट इज द लेयर बिटवीन सैपवुड एंड बार्क। कैडमियम लेयर कौन सी होती है? यह एक लेयर होती है सैपवुड और बार्क के बीच। फर्दर इट इज कन्वर्टेड इनटू सैपवुड, और यह आगे सैपवुड में कन्वर्ट हो जाती है। इट इज इजिली अफेक्टेड बाई एटमॉस्फेयर। कैडमियम लेयर एटमॉस्फेयर से इजिली अफेक्टेड हो जाती है। बात करें अगर एनुअल रिंग की, और सर्कुलर रिंग added up each the tree of determining the age of tree is called annular ring। यानी कि इसका कहना है कि ये जो जितने भी आप सर्कुलर रिंग देख रहे हैं ये सब एनुलर रिंग कहलाती हैं। और किसी भी टिम्बर में ये एनुलर रिंग जितनी भी अधिक होंगी वह ट्री उस ट्री की एज उतनी ही अधिक होगी, उसकी एज उतनी ही अधिक होगी, वह ट्री उतना ही ड्यूरेबल होगा। बात करें अगर मेडुलरी रिंग्स की, इट इज द रेडियल फाइबर एक्सटेंडिंग फ्रॉम पिथ टू कैडमियम लेयर आर नोन एज मेडुलरी रे विच बाइंड्स ऑल एनुलर रिंग्स ऑफ ट्री। यानी कि इसका कहने का मतलब है पिथ से कैडमियम लेयर तक ये जो भी रेडियल में जा रही हैं रिंग्स, इन्हें क्या कहते हैं? मेडुलरी रिंग्स कहते हैं। और ये मेडुलरी रिंग्स इन्हें बांध करके रखती हैं, इन सभी एनुअल रिंग्स को, इनको बांध करके रखने का काम मेडुलरी रिंग्स करती हैं। अभी अगर बात करें बार्क की, बार्क को कहते हैं छाल। प्रोटेक्शन कवर प्रोवाइडेड अराउंड द कैडमियम लेयर इन ऑर्डर टू सेव ट्री फ्रॉम एटमॉस्फेयर इफेक्ट। यानी कि ट्री के चारों ओर एटमॉस्फेयर से बचाने के लिए जो ट्री के चारों ओर एक प्रोटेक्शन होता है, कवर होता है, उसे ही बार्क कहते हैं। यह दो तरह के होते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये इनर बार्क और ये आउटर बार्क। अब बात करते हैं कि टिम्बर बनाने के लिए कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। तो यह 4 प्रोसेस होते हैं। फॉलिंग ऑफ ट्री, सबसे पहले पेड़ को गिराते हैं, उसकी सीजनिंग करते हैं, सीजनिंग के बाद उसका कन्वर्जन करते हैं, और उसके बाद फिर इसको प्रिजर्वेशन करते हैं। इसका एक एक करके सभी स्टेप्स को देख लेते हैं। सबसे पहले फॉलिंग ऑफ ट्री, इट इज डन आफ्टर मैच्योरिटी ऑफ ट्री। यानी कि जब ट्री हमारे पेड़ होते हमारे मैच्योर हो जाते हैं, अच्छे खासे उग जाते हैं, तब हम इन पेड़ों को गिराते हैं। ऑप्टिमम एज ऑफ ट्री आर वेरी फ्रॉम 50 to 100 ईयर्स। जो ट्री की ऑप्टिमम एज होती है वो 50 से 100 साल के बीच वेरी करती रहती है। ट्री फॉलिंग इज डन व्हेन सैप इज एट रेस्ट कंडीशन। यानी ट्री पेड़ को तब गिराया जाता है जब सैप अपने रेस्ट के कंडीशन में होता है। इन हिली एरियाज फॉलिंग इज डन इन मिड समर। हिली एरियाज में, और ये कब होता है, किस किस जगह पे ऐसा कंडीशन ये यहाँ पर बताया गया है। इन हिली एरियाज फॉलिंग इज डन इन मिड समर। यानी कि हिली एरियाज में पेड़ों की जो कटाई होती है वो मिड समर में हो जाती है, क्योंकि विंटर में यहाँ पर बरसात आ जाती है, तो उस समय जो है थोड़ा खतरा हो जाएगा, मई जून के टाइम। अगर इन प्लेन एरियाज इनकी बात की जाए तो फॉलिंग इज डन इन मिड विंटर। इन समर एक्सेसिव लॉस ऑफ मॉइस्चर में रिजल्ट। अगर हम लोग प्लेन एरिया में गर्मी के टाइम में पेड़ों को गिराएंगे तो फिर मॉइस्चर में एक्सेसिव लॉस हो सकता है, जिसके कारण हम लोग इसे मिड विंटर में गिराते हैं। बात करें अगर इसके सेकेंड पॉइंट सीजनिंग ऑफ टिम्बर की, आफ्टर फॉलिंग ट्री हैविंग अप टू 50% मॉइस्चर कंटेंट। यानी कि जब हम पेड़ को गिरा देते हैं उसके बाद पेड़ों में 50% तक मॉइस्चर कंटेंट होते हैं। प्रोसेस ऑफ ड्राइंग ऑफ टिम्बर इज कॉल्ड सीजनिंग। सीजनिंग होता क्या है? पेड़ों को सुखाने का जो प्रोसेस होता है, प्रोसेस ऑफ ड्राइंग ऑफ टिम्बर इज कॉल्ड सीजनिंग। और प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द सैप फ्रॉम टिम्बर इज नोन एज सीजनिंग। यानी कि या तो पेड़ों को सुखाने की प्रक्रिया सीजनिंग है, या फिर इसी को अगर दूसरे शब्दों में कहें तो पेड़ों से सैप को रिमूव करने की जो प्रोसेस है, इस टिम्बर का प्रोसेस है,
उसे हम सीजनिंग कहते हैं। मॉइस्चर प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ फ्री वाटर एंड स्ट्रक्चरल वाटर। जो टिम्बर में मॉइस्चर प्रेजेंट होता है वो फ्री वाटर और स्ट्रक्चरल वाटर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और सीजनिंग केवल फ्री वाटर को रिमूव करने के लिए की जाती है। सीजनिंग किस किस लिए की जाती है इसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ टिम्बर। टिम्बर को अगर हमें स्टेबल बनाना है तो हमें इसके लिए सीजनिंग करना होगा। डिक्रीज द वेट ऑफ टिम्बर। अगर टिम्बर को हल्का बनाना है तो सीजनिंग करना होगा, लेकिन इसका मेन पर्पज नहीं है। टू डिक्रीज द श्रिंकेज। अगर टिम्बर को श्रिंकेज यानी सिकुड़ने से बचाना है तो फिर हमें सीजनिंग करना होगा। फॉर प्रिवेंटिंग द डिसइंटीग्रेशन ऑफ लेयर। टिम्बर के जो लेयर्स हैं उनके डिसइंटीग्रेशन से प्रिवेंशन के लिए हमें सीजनिंग करना होगा। टू प्रिवेंट फ्रॉम फंगस एंड वाइट एंड्स। फंगस और दीमक से बचाने के लिए हमें सीजनिंग जरूरी है। और टू इंक्रीज द स्टिफनेस, स्ट्रेंथ एंड इलास्टिक रेजिस्टेंस। टिम्बर की स्ट्रेंथ और उसकी इलास्टिक रेजिस्टेंस को बचाने के लिए सीजनिंग की जाती है। अब क्या है, टेस्ट और डिटरमाइन द मॉइस्चर कंटेंट। तो मॉइस्चर कंटेंट कितना है टिम्बर में, इसको डिटरमाइन करने के लिए जो टेस्ट है वो, जो हमें सैंपल ऑफ टिम्बर का जो साइज लेना है वो 50 बाई 50 बाई 25 mm का हम लेंगे। इसमें मेजर द वेट ऑफ सैंपल W1, और वो सैंपल लेकर के हम उसका वेट मेजर कर लेंगे, वो होगा W1। अब इसको 103 ± 2 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए ओवन ड्राई करेंगे। आफ्टर कंप्लीट ड्राई अगेन मेजर द वेट W2, और कंप्लीट ड्राई होने के बाद उसका हम W2 वापस से मेजर कर लेंगे। जो परसेंटेज मॉइस्चर कंटेंट होगा वो होगा W1 - W2 अपॉन W2 इंटू 100। ये इसे सूखी वुड से कंपेयर करते हैं। सीजनिंग इज डन until the moisture content in timber is 10 to 12%। सीजनिंग तब तक किया जाता है जबकि टिम्बर में मॉइस्चर कंटेंट 10 से 12% तक न बचा हो। टिम्बर को तब तक सीजनिंग करते हैं जब तक मॉइस्चर 10 से 12% ना रह जाए। अब बात करें कि मेथड ऑफ सीजनिंग के कौन कौन से मेथड हैं। तो अकॉर्डिंग टू IS 1141/1993 देयर आर 2 मेथड्स ऑफ सीजनिंग। फर्स्ट नेचुरल सीजनिंग and second one is artificial seasoning। Natural seasoning time consuming process है। It is in this method no control of seasoning on temperature। इस मेथड में टेम्परेचर पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। चांसेस ऑफ डिफेक्ट्स आर मोर। डिफेक्ट के चांसेस अधिक होते हैं। और आफ्टर नेचुरल सीजनिंग 15% वाटर ऑन मॉइस्चर कंटेंट रिमेन्स। नेचुरल सीजनिंग के बाद 15% तक वाटर या मॉइस्चर कंटेंट रह जाते हैं। बात करें अगर आर्टिफिशियल सीजनिंग की, देयर आर वेरियस मेथड ऑफ आर्टिफिशियल सीजनिंग। और आर्टिफिशियल सीजनिंग में लगभग 12% तक वाटर कंटेंट रह जाता है। अब आर्टिफिशियल सीजनिंग के कौन कौन से मेथड हैं। पहला बॉयलिंग ऑफ वाटर, ये कॉस्टली होता है। बॉयलिंग वाटर इज प्रिपेयर्ड एंड पुट द टिम्बर इन इट। यानी कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक उबलते हुए पानी को तैयार कर लेंगे और उसमें टिम्बर को डाल देंगे। ड्यू टू बॉइलिंग वाटर रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज। यहाँ पर होता क्या है कि मान लीजिए कि ये आपने एक कंटेनर में बॉइलिंग वाटर भरा है, इसके बाद इसमें आप टिम्बर रख दे रहे हैं। टिम्बर में जो अंदर टेम्परेचर होगा वो होगा लो, बाहर टेम्परेचर हाई होगा। इसके कारण इस टिम्बर के जो ये अंदर ये है टेम्परेचर डिफरेंस के कारण इसका ये जो है मॉइस्चर वो इवेपोरेशन होने लगेगा इसका, और इससे वाटर कंटेंट रिमूव हो जाएगा। वही इसमें कहा गया है कि ड्यू टू बॉइलिंग वाटर रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज। इट इज क्विक मेथड बट लेस ड्यूराबिलिटी। बॉइलिंग ऑफ वाटर एक क्विक मेथड होता है लेकिन इसकी ड्यूराबिलिटी कम होती है, और इसमें जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो 4 से 5 आवर्स होता है, और जो टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है वो 105 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन किया जाता है। बात करें अगर इलेक्ट्रिकल सीजनिंग की, तो टिम्बर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलास्टिसिटी।
टिम्बर इलास्टिसिटी का बेड कंडक्टर है। व्हेन एसी करंट इज पास थ्रू द टिम्बर सेक्शन, टेम्परेचर विल राइज एंड रिड्यूस द मॉइस्चर कंटेंट। और जैसे ही हम लोग टिम्बर के पास से एसी करंट, टिम्बर को एसी करंट प्रोवाइड करते हैं, वो उस टिम्बर सेक्शन का जो टेम्परेचर है वो राइज हो जाता है और यह मॉइस्चर कंटेंट को रिड्यूस कर देता है। इट इज़ कॉस्टली मेथड इन द मैनर ऑफ बिजनेस। यह बिजनेस के मामले में यह काफ़ी कॉस्टली मेथड हो जाता है। बात करें अगर किल्न सीजनिंग की, तो इट इज़ एन एयर टाइट चैम्बर वेयर हॉट गैसेस आर फोर्स्ड एट 35 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ड्यू टू दिस इवेपोरेशन रेट एंड इज हाईली एंड मॉइस्चर कंटेंट रिड्यूस। यहाँ पर क्या होता है किल्न सीजनिंग में, ये हमारा एक एयर टाइट चैम्बर है। क्या है? एयर टाइट चैम्बर। इसमें आपका टिम्बर रखा गया है। यहां पर ये क्या है आपका टिम्बर। अब क्या होता है, यहां से एक होल बना रहेगा। यहां से क्या होगा कि यहाँ पर कुछ कोयला इत्यादि जलाएंगे यहाँ से, और इस चिमनी के रास्ते इसमें हॉट एयर प्रोवाइड करेंगे। क्या? हॉट एयर। अब ये एयर टाइट कंटेनर है, तो ये हॉट एयर इस पूरे रूम को कवर कर लेगा। इसमें से हम भेजते जा रहे हैं, निकलने का कोई रास्ता है नहीं, तो इस चैम्बर का टेम्परेचर अपने आप इंक्रीज हो जाएगा। और उस इंक्रीज हुए चैम्बर के टेम्परेचर के कारण ये जो टिम्बर है इससे इवेपोरेशन हो जाएगा। नाउ वाटर सीजनिंग, इसका टाइम ड्यूरेशन 3 से 4 वीक्स होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये पानी बहता हुआ है, इसके अंदर टिम्बर डाला गया है। यह कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है। इसमें क्या होता है कि हम लोग जो इसका डिस्चार्ज होता है, डिस्चार्ज आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा होगा, डिस्चार्ज Q इज इक्वल टू एरिया इनटू वेलोसिटी। अब इसमें ये जो डिस्चार्ज है वो कांस्टेंट रखा जाता है। इस कांस्टेंट डिस्चार्ज के कारण जो इसका एरिया होता है वो 1 अपॉन वेलोसिटी होता है। यानी कि जितनी इसकी कम वेलोसिटी होगी वो उतने ही अधिक से अधिक एरिया से पानी को रिमूव कर पाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एरिया अधिक है तो यहाँ पर वेलोसिटी कम, और इधर एरिया कम तो वेलोसिटी अधिक। इसके कारण यहाँ पर प्रेशर कम इंक्रीज होगा और इधर प्रेशर अधिक इंक्रीज होगा। नाउ केमिकल सीजनिंग की बात की जाए, अगर केमिकल सीजनिंग, immerse the timber section in the solution of suitable salt due to which evaporation rate increases। यानी कि क्या करेंगे हम लोग, टिम्बर को एक केमिकल सॉल्यूशन में रखेंगे, जिस एक सॉल्ट, स्पेसिफिक सॉल्ट, और उसके वजह से इसमें इवेपोरेशन हो जाएगा। बट इन दिस मेथड ओनली आउटर सरफेस ऑफ टिम्बर इज सीजनड बिकॉज केमिकल्स आर नॉट फ्लोइंग डीप इनसाइड द सेक्शन। लेकिन इस मेथड में क्या होगा कि जो टिम्बर का जो बाहरी सेक्शन होगा वो तो सीजनिंग उसकी हो जाएगी, लेकिन अंदर वाला सेक्शन उसकी सीजनिंग नहीं हो पाएगी क्योंकि केमिकल वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। बात करें अगर एयर सीजनिंग की, तो टिम्बर ऑब्टेन्ड अ गुड क्वालिटी, और एयर सीजनिंग में टिम्बर गुड क्वालिटी का ऑब्टेन्ड होता है और इसका ड्यूरेशन 2 to 4 ईयर्स होता है। समय लंबा लगेगा लेकिन आपको स्ट्रेंथ भी अच्छी मिलेगी। अब बात करते हैं कन्वर्जन ऑफ टिम्बर या फिर सॉइंग ऑफ टिम्बर, यानी कि टिम्बर को काटना, पेड़ की चिराई। इट इज अ प्रोसेस ऑफ गिविंग डिजायर्ड शेप एंड साइज टू द टिम्बर सेक्शन इज कॉल्ड कन्वर्जन और सॉइंग ऑफ टिम्बर। यानी कि टिम्बर को एक डिजायर्ड शेप और साइज में बदलना, उसे कन्वर्जन ऑफ टिम्बर कहते हैं या फिर सॉइंग ऑफ टिम्बर। इट इज कैरिड आउट बाई फॉलोइंग मेथड। कौन कौन से मेथड है? ऑर्डिनरी सॉइंग, क्वार्टर, टेंजेंशियल, रेडियल और कंबाइंड। इसे OQTRC से लिख सकते हैं, ऑर्डिनरी, क्वार्टर, टेंजेंशियल, रेडियल और कंबाइंड। एक एक करके सभी को देख लेते हैं।
जैसे ऑर्डिनरी सॉइंग, इट इज द इजली क्विक इजी क्विक एंड इकोनॉमिकल मेथड। ऑर्डिनरी सॉ एक इजी क्विक और इकोनॉमिकल मेथड है। इसमें टिम्बर का मिनिमम वेस्टेज होता है। ब्लेड्स आर मेड टेंजेंशियल टू द एनुलर रिंग्स। जो ब्लेड्स होती हैं वो एनुलर रिंग्स के टेंजेंशियल होती हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये टेंजेंशियल है एनुलर रिंग्स के। टिम्बर ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस सॉ सिंकेज एंड ट्विस्ट व्हेन ड्राइंग, यानी कि इस चिराई से जो भी हमारे टिम्बर ऑब्टेन होते हैं वो सूखने पर उनकी श्रिंकेज हो जाती है और वे ट्विस्ट हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं। बात करें अगर क्वार्टर सॉ की, तो दिस मेथड इज जनरली ऑप्टेड फॉर द सेक्शन हैविंग इनडिस्टिंक्ट मेडुलरी रिंग्स, यानी कि जिनमें मेडुलरी रिंग्स जो है आसानी से नहीं दिख पाती हैं उनके लिए ये क्वार्टर सॉ यूज़ किया जाता है। और ये ऐसे कौन सा है, कोनिफर ट्रीज। इन दिस मेथड टिम्बर इज कट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स एट 90 डिग्री। टिम्बर को 4 पार्ट्स में कट कर दिया जाता है 90 डिग्री पे, और जो टिम्बर निकल करके आता है वो कुछ इस प्रकार का निकल करके आता है। बात करें अगर टेंजेंशियल सॉइंग मेथड की, तो इन दिस मेथड कट आर मेड एट 90 डिग्री। वीकेस्ट टिम्बर इज ऑब्टेन्ड। इस मेथड से सबसे कमजोर टिम्बर ऑब्टेन होता है और इसमें टिम्बर को 90 डिग्री पर कुछ इस प्रकार से कट कर दिया जाता है, कुछ इस प्रकार, यहाँ से आप जैसा कि देख पा रहे हैं। इससे सबसे कमजोर टिम्बर ऑब्टेन होता है। बात करें अगर फोर्थ रेडियल सॉ और रिफ्ट सॉ, तो सॉइंग इज डन पैरेलल टू मेडुलरी रे एंड परपेंडिकुलर टू द रिंग्स। इसमें जो सॉ होता है वो मेडुलरी रे के पैरेलल्स, जैसे कि यहाँ पर इस तरह से मेडुलरी रे होंगी, इस तरह से मेडुलरी रे होंगी, तो उनके पैरेलल और पैरेलल टू मेडुलरी रे एंड परपेंडिकुलर टू रिंग्स। High quality timber is obtained because medullary ray are not cut in this method. इस मेथड में हाई क्वालिटी टिम्बर हमें ऑब्टेन होता है क्योंकि मेडुलरी रे कट नहीं की जाती है। और वेस्टेज ऑफ टिम्बर इज हाई टिम्बर का, लेकिन इसमें टिम्बर का वेस्टेज हाई होता है, जैसा कि आप यहाँ पर ये ऐसा देख पा रहे हैं, कुछ इस प्रकार का हमें आएगा, हमें प्राप्त होगा। बात करें अगर कंबाइंड सॉ की, तो हैविंग हाई टिम्बर स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबल टिम्बर। इसमें क्या होता है, टिम्बर की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी काफ़ी हाई होती है। टिम्बर सेक्शन कैन बी कट बाई डिफरेंट मेथड्स। टिम्बर सेक्शन को डिफरेंट मेथड से काटा जा सकता है। बात करें अगर प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर की, एज वी नोन टिम्बर इज अफेक्टेड बाई एटमॉस्फेयर एजेंसीज लाइक एयर, वाटर, सन रे, हीट, कूलिंग etc। यानी जैसा कि हम जानते हैं कि जो टिम्बर होता है वो एयर, वाटर, सन रे, हीट और कूलिंग, इन सब काफ़ी एटमॉस्फेरिक कारकों से जो है अफेक्ट होता है, तो इसलिए हमें इसका प्रिवेंशन करना पड़ता है। कौन कौन से इसके ऑब्जेक्ट हैं प्रिवेंशन करने के, इंक्रीज द लाइफ ऑफ टिम्बर। टिम्बर की लाइफ को इंक्रीज करना हो तो हम इसका प्रिवेंशन करेंगे। और मेक द टिम्बर ड्यूरेबल, इसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ाने के लिए प्रोटेक्ट द टिम्बर फ्रॉम द अटैक ऑफ डिटोरिंग एजेंसीज सच एज फंगी, इंसेक्ट etc। तो यानी जो भी टिम्बर को क्षरण करने वाले कारक हैं, डिटोरिएट करने वाले कारक हैं, यानी कि फंगस, इंसेक्ट्स, इन सब से भी बचाने के लिए हम लोगों को टिम्बर का प्रिवेंशन करना होता है। और ये कौन कौन से इसके मेथड्स होते हैं, पहला SCU आर्सेनिक कॉपर ट्रीटमेंट। ये क्या होता है, इसको किस लिए किया जाता है, टिम्बर को वाइट एंड से यानी कि दीमकों से बचाने के लिए। अब इसका क्या प्रोसेस होता है वो देख लेते हैं। प्रोसेस क्या है इसका, सरफेस ऑफ टिम्बर इज कोटेड विद आर्सेनिक पेंटाऑक्साइड। जो टिम्बर का सरफेस होता है वो आर्सेनिक पेंटाऑक्साइड से इसकी कोटिंग कर दी जाती है। AS2O5 × 2H2O, ये एक पार्ट मिलाते हैं। CuSO4 × 5H2O, यानी इसे नीला तोता भी कहते हैं, ब्लू विट्रियोल, इसको 3 पार्ट मिलाते हैं। और K2Cr2O7 या फिर Na2Cr2O7
जिसे पोटेशियम डाइक्रोमेट या फिर सोडियम डाइक्रोमेट कहते हैं, इसका हम लोग 4 पार्ट मिलाते हैं और इन सबको मिला करके जो पाउडर फॉर्म बनता है उसे यूज करते हैं। इट इज अ पाउडर विच इज इंट्रोड्यूस्ड बाय देहरादून बोटेनिकल डिपार्टमेंट। इस पाउडर को देहरादून बोटेनिकल डिपार्टमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था। टू मेक द सॉल्यूशन 6 पार्ट ऑफ ASCU पाउडर एंड 100 पार्ट ऑफ वाटर बाय वेट इज यूज्ड। इस सॉल्यूशन को बनाने के लिए 6 पार्ट ऑर्सेनिक कॉपर पाउडर और 100 पार्ट वाटर का बाय वेट यूज करते हैं। दिस सॉल्यूशन इज ऑर्डरलेस। यह ऑर्डरलेस होता है, इसका कोई स्वाद नहीं आता है। अब सेकंड क्या है, क्रियोसोट ऑयल मेथड। कोटिंग ऑफ टिम्बर सरफेस विथ क्रियोसोट ऑयल इज नोन एज क्रियोसोटिंग और बेथल्स मेथड। इस मेथड में कोटिंग के लिए क्रियोसोट ऑयल यूज करने की वजह से इसे क्रियोसोटिंग कहते हैं या फिर बेथल्स मेथड कहते हैं। इट डबल्स द लाइफ ऑफ टिम्बर। यह टिम्बर की लाइफ को डबल कर देता है। इसके एग्जाम्पल की बात की जाए तो जनरली क्रिसोटिंग इज यूज्ड फॉर किसके लिए जनरली यूज किया जाता है, स्लीपर्स के लिए, बीम्स एंड सी और वाटर स्ट्रक्चर्स, पाइल, पोल्स ETC के लिए। जब तार को कोलतार, जैसा कि आप जानते होंगे, रोड में बिटुमिनस के रूप में यूज होता है। जब तार को 230 से 270 डिग्री सेंटीग्रेड पर डिस्टिलेशन करते हैं तो क्रिसोट ऑयल बनता है। थर्ड मेथड है कोल तार या फिर तारिंग मेथड। टारिंग यानी तार का यूज करते हैं, कोल तार का। सरफेस इज कोटेड विद हॉट कोल तार विद द हेल्प ऑफ ब्रश एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज टॉरिंग। इट मेक्स द टिम्बर फायर रेजिस्टेंस। यह टिम्बर को फायर रेजिस्टेंट बनाता है और ड्यू टू बैड स्मेल इट इज नॉट यूज ब्रॉडली। और चूंकि इसकी स्मेल काफ़ी बैड आती है, इसके लिए इसको ब्रॉडली यूज नहीं किया जाता। इट मेक्स टिम्बर अनसूटेबल फॉर पेंटिंग। यह टिम्बर को पेंटिंग के लिए अनसूटेबल बनाती है। बात करें अगर केमिकल सॉल्ट की, सॉल्यूशन ऑफ CuSO4 into 5H2O, ZnCl2, HgCl2, सोडियम फ्लोराइड ETC आर यूज्ड। या तो हम लोग CuSO4 into 5H2O ब्लू विट्रियल यूज कर लें, नीला सोता, या फिर जिंक क्लोराइड, या फिर HgCl2, या फिर हमें अगर सोडियम फ्लोराइड, इन सब का यूज हम लोग इसके अंतर्गत करते हैं। इट इंक्रीज द ड्यूराबिलिटी ऑफ टिम्बर। यह टिम्बर की ड्यूराबिलिटी को इंक्रीज करता है। इट प्रिवेंट क्रैकिंग, श्रिंकेज एंड वार्पिंग। ठीक। अब पांचवा, स्वैल्गनम ट्रीटमेंट। स्वैल्गनम ट्रीटमेंट इज टाइप्स ऑफ पेटेंट। दीज आर हाईली टॉक्सिक इन नेचर। यह हाईली टॉक्सिक होते हैं इन नेचर में। इट इज यूज डेकोरेटिव कलर लाइक रेड, ब्राउन, ग्रीन ETC। यह डेकोरेटिव कलर जैसे रेड, ब्राउन, ग्रीन इन सब में यूज होता है। इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम वाइट एंड्स एंड टर्माइट्स एंड वुड बोरिंग इंसेक्ट्स। यह दीमकों से, टर्माइट से और वुड बोरिंग इंसेक्ट से बचाता है। इसके अलावा ऑयल पेंट की बात की जाए तो 2 और 3 कोट्स ऑफ पेंट, ऑयल पेंटिंग का 2 से 3 कोटिंग कर देते हैं, वो बचा सकता है। अब वार्म एंड इंसेक्ट ट्रीटमेंट वो कर दें तो भी बच सकता है। चेयरिंग, ये क्या है, टिम्बर सेक्शन बिकम स्ट्रॉन्ग एंड रेजिस्टेंस अगेंस्ट इंसेक्ट्स। इसमें क्या होगा, टिम्बर सेक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और इंसेक्ट्स के अबाउट रेजिस्टेंट हो जाएगा। सर एबल्स टेस्ट, इट इज़ वाटर एंड फायर प्रूफिंग प्रोसेस। यह वाटर और फायर प्रूफिंग प्रोसेस है। तो ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ऊपर के ये सब इंपॉर्टेंट थे, इन्हें आप ध्यान में रखिएगा। बात करें अगर क्वालिटी ऑफ गुड टिम्बर की, एक अच्छे टिम्बर की कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए। द प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टिम्बर इज कंसर्न आर स्ट्रेंथ, ड्यूराबिलिटी एंड फिनिश्ड अपीयरेंस। नैरो एनुअल रिंग्स, क्लोजर द रिंग्स ग्रेटर इज द स्ट्रेंथ। यानी जितनी पतली पतली एनुअल रिंग्स होंगी और एकदम नज़दीक नज़दीक होंगी
उनकी स्ट्रेंथ उतनी ही अधिक होगी। कॉम्पैक्ट मेडुलरी रेज, मेडुलरी रेज कॉम्पैक्टेड होनी चाहिए, डार्क इन कलर होनी चाहिए, इनका टेक्सचर यूनिफॉर्म होना चाहिए, इनसे एक मीठी स्मेल आनी चाहिए, एंड अ शाइनिंग फ्रेश कट सरफेस। और जब इनको हम कटिंग करेंगे तो इनकी एक शाइनिंग फ्रेश सरफेस आनी चाहिए। व्हेन स्ट्रक टिम्बर शुड प्रोड्यूस क्लियर रिंगिंग साउंड, यानी कि जब हम लोग टिम्बर को स्टक करेंगे, आपस में लड़ाएंगे, तो फिर इसे क्लियर रिंगिंग साउंड आनी चाहिए। इट शुड फ्री फ्रॉम द डिफेक्ट्स इन टिम्बर, या टिम्बर में किसी प्रकार के डिफेक्ट से फ्री होना चाहिए। हैवी वेट होना चाहिए, हैवी डेंसिटी होनी चाहिए, और टिम्बर शुड हैव स्ट्रेट फाइबर, इनकी फाइबर स्ट्रेट होनी चाहिए। ये हमारी इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, गुड कैरेक्टरिस्टिक्स। अब बात करेंगे डिफेक्ट्स ऑफ टिम्बर की। Timber is naturally products and it is rarely free from disease and imperfections. टिम्बर एक नेचुरल प्रोडक्ट है और ऐसा रेयर केस में होगा कि यह डिजीज से फ्री रहे और इम्परफेक्शन से फ्री रहे। ड्यू टू डिफेक्ट्स क्वालिटी ऑफ टिम्बर रेड्यूस्ड, टिम्बर के डिफेक्ट्स के कारण टिम्बर की क्वालिटी रेड्यूस हो जाती है। डिफेक्ट्स ऑफ टिम्बर ड्यू टू नेचुरल फोर्सेस, उसमें कुछ कौन कौन से कारक हो सकते हैं। डिफेक्ट्स ऑफ टिम्बर ड्यू टू नेचुरल फोर्स, पहला शेक्स, इट इज लॉन्गिट्यूडनल सेपरेशन इन द वुड बिटवीन द एनुलर रिंग्स। अगर हम लोग टिम्बर को शेक करेंगे बाहर से अंदर की तरफ, तो अगर हम टिम्बर को शेक करेंगे तो यह एनुलर रिंग्स से लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में सेपरेट हो सकता है। सेपरेशन मेक द वुड अनडिजायरेबल व्हेन अपीयरेंस इज इम्पॉर्टेंट, अगर अपीयरेंस इम्पॉर्टेंट है तो यह सेपरेशन जो है काफ़ी वुड को अनडिजायरेबल बना देता है। इसमें ये कौन कौन से शेक्स होते हैं। पहला स्टार शेक, कुछ इस तरह का। इन दिस डिफेक्ट क्रैक डेवलप्ड एट बैक एंड रीचेस अप टू पिच, या बैक में डेवलप हो सकता है और यह पिच की तरफ तक जा सकता है क्रैक्स। अब सेकेंड वन हर्ट शेक, इन दिस डिफेक्ट क्रैक्स डेवलप एट पिच एंड रीचेस अप टू सैपवुड, इसमें जो डिफेक्ट्स है, क्रैक्स हैं, वो पिच पर डेवलप होती हैं और यह सैपवुड तक जा सकती हैं, अंदर से बाहर की तरफ। नेक्स्ट वन है कप शेप एंड रिंग शेक, व्हेन वाइंड फ्लो आर वेरी फास्ट, अगर ये फ्लो काफ़ी फास्ट है, इन वन डायरेक्शन इन वन, इफ स्मॉल पार्ट इज डैमेज इट इज कॉल्ड कप शेक, अगर स्मॉल पार्ट डैमेज होता है तो इसे कप शेक कहते हैं। इफ कंप्लीट पार्ट इज डैमेज इट इज कॉल्ड रिंग शेक, अगर कंप्लीट पार्ट डैमेज होता है तो फिर इसे रिंग शेक कहते हैं। बात करें अगर रेडियल शेक की, तो दीज ऑल्सो लुक लाइक स्टार शेक बट वेरी फाइन इरेगुलर इन नेचर, रेडियल शेक भी स्टार शेक की तरह होती हैं लेकिन यह काफ़ी फाइन होती हैं और इरेगुलर इन नेचर होती हैं। इट इज़ ऑल्सो अकर्स ड्यू टू सीजनिंग इन ओपन एटमॉस्फेयर, यह ओपन एटमॉस्फेयर में सीजनिंग के कारण ऑकर होती हैं। सेकेंड है रिंग गॉल, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ग्रोथ ऑफ टिम्बर, इफ ब्रांचेस आर नॉट कट इन प्रॉपर वे, then a layer of extra sapwood is developed there which is called ring gall, यानी कि जब टिम्बर के ग्रोथ का समय होता है, अगर ब्रांचेस अगर हम प्रॉपरली कट नहीं कर रहे हैं तो एक लेयर ऑफ एक्स्ट्रा सैगवुड इज डेवलप्ड, सैगवुड की एक एक्स्ट्रा लेयर डेवलप हो जाती है जिसे रिंग गॉल कहते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इट रिप्रेजेंट्स एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ टिम्बर, यह टिम्बर के एबनॉर्मल ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। बात करें अगर नॉट की, गांठ जिसे कहते हैं, ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ एनी ट्री, इफ एनी ब्रांच इज कट एंड ग्रोथ इज स्टॉप्ड देयर एंड देन एन एक्स्ट्रा बबल इज डेवलप्ड विच इज कॉल्ड नॉट,
यानी कि अगर कोई ट्री ग्रो कर रहा है, अगर आपने उसकी कोई ब्रांच काट दी और उसके बाद वो ग्रोथ रुक गई, तब क्या होगा कि वहां पर एक एक्स्ट्रा बबल क्रिएट हो जाएगा और वह सूख करके क्या कहलाएगा, नॉट कहलाएगा, गांठ कहलाएगा। बात करें ट्विस्टेड फाइबर की, तो व्हेन विंड फ्लो वेरी हाई, अगर विंड फ्लो काफ़ी हाई है, देन ग्रेन्स ऑफ टिम्बर ट्विस्ट, दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड ट्विस्टिंग फाइबर। फाइबर ऑफ वुड आर ट्विस्टेड इन वन डायरेक्शन, फाइबर वुड की फाइबर जो है एक डायरेक्शन में ट्विस्ट हो जाती हैं। फॉक्सिनियो की बात करें तो दस डिफेक्ट इज इंडिकेटेड बाई रेड एंड येलो स्पॉट्स ऑन टिम्बर सेक्शन विच इज कॉल्ड फॉक्सिनेस। ये डिफेक्ट क्या इंडिकेट करता है, रेड और येलो स्पॉट ऑफ टिम्बर सेक्शन को, जिसे फॉक्सिनेस भी कहते हैं। दिस डिफेक्ट इज डेवलप ड्यू टू पुअर वेंटिलेशन ड्यूरिंग स्टोरेज और ओवर मैच्योरिटी। यह डिफेक्ट कब डेवलप होता है, किसके कारण, ड्यू टू पुअर वेंटिलेशन ड्यूरिंग स्टोरेज और ओवर मैच्योरिटी के कारण। अगर हमारा काफ़ी ख़राब वेंटिलेशन है तब ये डिफेक्ट डेवलप होगा, या फिर अगर ये ओवर मैच्योर हो गया है टिम्बर, मतलब सही समय पर नहीं काटा गया, उसकी एज बढ़ गई, तब यह डिफेक्ट आएगा। बात करें अगर अपसेट्स की, ड्यू टू हाईली फ्लोइंग विंड और फॉलिंग डाउन द ट्री इन रॉन्ग वे, ग्रेन्स ऑफ टिम्बर क्रैश्ड विच इज कॉल्ड अपसेट्स। अगर टिम्बर के पास से काफ़ी हैवी विंड का फ्लो हुआ है या फिर उसे गलत तरीके से गिराया गया है, तो टिम्बर के ग्रेन्स क्रैश हो जाते हैं, जिसे अपसेट्स कहते हैं। बात करेगा डिजीज ऑफ टिम्बर की, तो कौन कौन से होते हैं, ड्राई रॉट, वेट रॉट, ब्राउन रॉट और वाइट रॉट। ड्राई रॉट क्या है, दिस इज वेरी डेंजरस फॉर एनी टिम्बर एंड डेवलप ड्यू टू पुअर वेंटिलेशन। यह काफ़ी डेंजर होता है टिम्बर के लिए। एग्जाम्पल, ड्यू टू पुअर वेंटिलेशन फंगी डेवलप फर्स्ट, दे अटैक पिथ एंड मेडुला एंड देन दे चेंज द टिम्बर इनटू पाउडर। तो क्या होगा, पुअर वेंटिलेशन से फंगी सबसे पहले डेवलप होंगे उस पर, और वे पिथ और मेडुला पर अटैक करेंगे, जिसकी वजह से वो टिम्बर पाउडर में चेंज हो जाएगा। वेट रॉट की बात की जाए, दिस डिफेक्ट डेवलप ड्यू टू अल्टरनेट ड्राइंग एंड वेटिंग ऑफ टिम्बर। अब सेक्शन, ड्यू टू डिफेक्ट ग्रेस स्पॉट डेवलप ऑन द टिम्बर एंड इट टेंड्स वीकेन द टिम्बर सेक्शन। अब क्या होगा कि मान लीजिए टिम्बर को अल्टरनेट ड्राई किया जा रहा है और उसको वेट किया जा रहा है, ड्राई किया जा रहा है, वेट किया जा रहा है, तो उसके बाद क्या होगा कि टिम्बर पर ग्रे स्पॉट डेवलप हो जाएंगे और यह टिम्बर सेक्शन कमज़ोर होता जाएगा। इससे प्रिवेंशन के लिए क्या करेंगे, टू प्रिवेंट दिस डिजीज टिम्बर सेक्शन हैव टू कीप कंटिन्यूअस वेट एंड ड्राई। इसे कंटिन्यूअस वेट और ड्राई करना है, ये नहीं कि अल्टरनेट करें। ब्राउन रॉट, ड्यू टू escape cellulose from timber section due to fungi attack, reddish brown spots are developed। ब्राउन रॉट किस लिए होता है, जब सेल्यूलोज जो है बाहर निकल जाता है टिम्बर सेक्शन से फंगाई अटैक के कारण, तो रेडिश ब्राउन स्पॉट्स डेवलप हो जाते हैं, उसे ही हम लोग ब्राउन रॉट कहते हैं। बात करें अगर वाइट रॉट की, इट इज डेवलप ड्यू टू escape ऑफ लिग्निन फ्रॉम टिम्बर ड्यू टू अटैक ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ फंगाई। एक सर्टेन टाइप ऑफ फंगाई अटैक के कारण टिम्बर से लिग्निन स्केप हो जाता है, बाहर निकल जाता है, जिसके कारण वाइट रॉट डेवलप हो जाता है। अब कौन कौन से डिफेक्ट्स टिम्बर में इंसेक्ट के कारण आते हैं, पहला वाइट एंड्स, दीमक के कारण, दे अटैक द सैपवुड एंड चेंजेस इट इनटू पाउडर। दीमक क्या करेंगे, वुड पर अटैक करेंगे और उन्हें पाउडर में बदल देंगे। ऑल्सो नोन एज टर्माइट, फ्यू गुड टिम्बर कैन रेजिस्ट द अटैक ऑफ वाइट एंड्स। कुछ अच्छे टिम्बर्स इसके अटैक को झेल ले जाते हैं, जैसे टाक और साल। बात करें मरीन बोरर्स, दे आर फाउंड इन वाटर एंड दे डू नॉट ईट द टिम्बर सेक्शन बट मेक्स होल इन टिम्बर सेक्शन टू स्टे। ये क्या करेंगे कि ये टिम्बर सेक्शन को डिके नहीं करते, लेकिन उनमें होल बना देते हैं, जिसकी वजह से
और इसमें वो रहते हैं, दे आर कैपेबल टू मेक 25 mm डाया डीप होल्स एंड ड्यू टू दिस टिम्बर सेक्शन डिसइंटीग्रेट्स। यह 25 mm डाया तक के डीप होल्स बनाने के लिए सक्षम होते हैं और इसके कारण टिम्बर सेक्शन डिसइंटीग्रेट हो जाता है। बात करें अगर बीटल्स की, फॉर्मिंग 2 mm डाया पिन होल्स causing decay of timber by converting them into fine powder। यह क्या होता है, 2 mm डाया पिन होल्स को फॉर्म कर देता है जिसके कारण टिम्बर का डिके हो जाता है बाय कन्वर्टिंग देम इनटू फाइन पाउडर। दे अटैक सैप वुड ऑफ ऑल स्पेट्स ऑफ हार्डवुड। ये दे अटैक सैप वुड ऑफ ऑल स्पेसेस ऑफ हार्डवुड। हार्डवुड में जो भी सैप वुड के स्पेसेस होते हैं उन पर ये अटैक कर देता है। डिफेक्ट्स ऑफ टिम्बर आफ्टर फॉलिंग ऑफ ट्री और सीजनिंग। अगर टिम्बर को गिराने में और उसमें सीजनिंग में कौन कौन से डिफेक्ट आते हैं उन्हें देख लेते हैं। पहला, कप, ड्यू टू कर्वेचर इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन। ट्रांसवर्स डायरेक्शन में जो होगा, जैसे कि जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कुछ इस प्रकार से ट्रांसवर्स डायरेक्शन में ये डिफेक्ट हुआ है, इसकी शेप नहीं सही है, तो उसे हम कप कहते हैं। ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये कप के शेप का थोड़ा बहुत है। बो क्या होता है, ड्यू टू कर्वेचर इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। ये लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में जो भी कर्वेचर आता है इसे हम बो कहते हैं। ट्विस्ट की बात की जाए तो स्पाइरल डिट्रोएशन ऑफ टिम्बर लेंथ वाइज इज कॉल्ड ट्विस्टिंग। जो लेंथ लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में जो स्पाइरल डिटायरेशन होता है उसे ट्विस्ट कहते हैं। इसके अलावा स्पीड और कॉज हार्डिंग ये होते हैं। अब एक कुछ नोट पॉइंट है जो जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फंगी अटैक द टिम्बर सेक्शन। फंगी जो है टिम्बर सेक्शन पर अटैक करते हैं व्हेन वाटर कंटेंट इन टिम्बर इज मोर देन 20%। अगर टिम्बर में 20% से वो कम वाटर कंटेंट रहा तो फंगी के अटैक के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। छठा है हनी कॉम्बिंग और सातवां है रैपिंग, यानी कि ट्विस्ट आउट ऑफ शेप। अब अगला पॉइंट, डिफेक्ट्स ड्राइंग सॉइंग। डिफेक्ट ड्यूरिंग सॉइंग और ड्यू टू कन्वर्जन। टिम्बर को काटते समय या फिर उसके कन्वर्जन के समय कौन कौन से डिफेक्ट आते हैं। पहला, चिप मार्क। दूसरा, डायगोनल ग्रेन्स ड्यू टू इम्प्रॉपर सॉइंग ऑफ टिम्बर। इससे डायगोनल ग्रेन्स हो जाते हैं। टॉर्न ग्रेन्स की बात की जाए, डेवलप ड्यू टू फॉलिंग ऑफ टूल्स ऑन टिम्बर सेक्शन। अगर टिम्बर सेक्शन पे कोई टूल गिर गया तो इस वजह से जो है टॉर्न ग्रेन्स हो जाएंगे। इसके अलावा वेन जो है यह कन्वर्जन या फिर सॉ की वजह से आता है। अब इम्पॉर्टेंट टिम्बर एंड देयर यूजेस। पहला, बबूल। बबूल हार्ड और हैवी होता है। दूसरा, मेलबरी, यह स्पोर्ट गुड्स या ढोल के लिए इसमें काम में आता है। इसके अलावा टेनिस बैट, हॉकी स्टिक और क्रिकेट बैट, इसमें ये काम आता है। जो गुआवा का अमरूद का पेड़ होता है ये टॉयज एंड हैंडल ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, टॉयज बनाने के काम में आता है और इंस्ट्रूमेंट्स के हैंडल बनाने के काम में आता है। शीशम की बात की जाए तो यह डेकोरेशन पर्पस के लिए यूज होता है और ये हाईली क्वालिटी ऑफ फर्नीचर्स के लिए भी यूज होता है। मैंगो, यह सबसे ड्यूरेबल टिम्बर है और यह सस्ता भी फर्नीचर है। पैनल फॉर डोर एंड विंडो, यह डोर और विंडो के पैनल्स के लिए इसका यूज जनरली किया जाता है। देवदार का यूज रेलवे स्लीपर्स में किया जाता है। चीड़ का यूज सॉफ्ट वुड और लाइट टिम्बर्स में किया जाता है और टीक सबसे वैल्यूएबल टिम्बर है। अब बात करें मार्केट फॉर्म ऑफ टिम्बर या फिर इंडस्ट्रियल टिम्बर की, तो बैटन्स हैविंग विड्थ एंड थिकनेस नॉट मोर देन 50 mm। इसकी विड्थ और थिकनेस 50 mm से अधिक नहीं होनी चाहिए तो उसे बैटन कहेंगे। इसके अलावा बॉल, बोट, डील, लैग, पोल, स्कैंटिंग और क्वार्टरिंग ये इसके हैं। इसके अलावा
कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स, पहला विनर्स, दीज आर थिन लेयर ऑफ टिम्बर्स। विनर्स क्या होते हैं? टिम्बर के थिन लेयर्स होते हैं, हैविंग थिकनेस फ्रॉम 0.40 mm टू 0.60 mm। इसका यूज कहाँ किया जाता है? प्लाईवुड में, बैटन वुड में, फाइबर वुड में, इन सब में। फाइबर वुड क्या होता है? व्हेन थिन शीट्स यानी वेनर्स आर ग्लूड परपेंडिकुलरली एट द परस्यू ऑफ 0.70 or at the pressure of 0.70 to 1.4 न्यूटन पर mm स्क्वायर, वी गॉट प्लाईवुड। जब हम लोग विनर्स को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में 0.7 से 1.4 न्यूटन पर mm स्क्वायर के प्रेशर पर ग्लू करते हैं तो फिर हमें प्लाईवुड मिल जाता है। अब बात करें कुछ नोट पॉइंट की, तो मिनिमम नंबर ऑफ बीन्स इन प्लाईवुड इज इक्वल टू 3, मिनिमम थिकनेस ऑफ प्लाईवुड इज इक्वल टू 3 to 4 mm, और विनर्स आर ऑलवेज यूज्ड इन ऑड नंबर, जैसे 3, 5, 7, 9, 11, इसमें इनका यूज किया जाता है। तो हमारा यहाँ पर इसका पार्ट 4 ख़त्म होता है इसमें टिम्बर। हम अगले लेक्चर में अगले टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।